हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ क्लास 12 के एक नए टॉपिक को लेकर के, जो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस पर शॉर्ट नोट्स जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा? एनिमल ब्रीडिंग। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा टॉपिक होने जा रहा है एनिमल ब्रीडिंग। देखिए, एनिमल ब्रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड आते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो इसी से रिलेटेड बात होगा। हम लोग इसी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है। देखिए, कन्वेंशनल ब्रीडिंग अगर हम लोग देखते हैं तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होता है? जनरली कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या देखा जाता है कि मेल जो होता है उसको हम लोग फीमेल के टुवार्ड्स लाते हैं और फाइनली क्या होता है कि बाय द मीन्स ऑफ कॉपुलेशन ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टेक प्लेस इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड फाइनली द फीमेल गेट able to breed some new individuals। तो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग है। लेकिन जब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात होती है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो होता है उससे आप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते जितना कि हम लोग एक आर्टिफिशियल मेथड से कर सकते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग इन द सेंस यही बोला जाता है कि द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड मैटिंग ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड मैटिंग ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप, है ना। सिलेक्शन करते हैं, पहले तो हम एक अच्छे वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और उसके सुपीरियर जीनोटाइप, मतलब उसके जो सुपीरियर मेल या सुपीरियर फीमेल होते हैं ना, उस जीनोटाइप को जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का होता है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड मैटिंग ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप ऑफ, कह सकते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मॉडर्न अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये यही होता है, ओके, कि हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं एक सुपीरियर वैरायटी का और उसका मैटिंग करवाते हैं और उस सुपीरियर वैरायटी का मैटिंग करके हम लोग एक डिजायर्ड वैरायटी को, एक अच्छी वैरायटी का मतलब को पैदा करते हैं। एक्चुअली पर्पस क्या है? व्हाट इज पर्पस बिहाइंड दिस एनिमल ब्रीडिंग? एनिमल ब्रीडिंग का पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस अगर हम लोग देखें तो मिला जुला करके ह्यूमन वेलफेयर ही पर्पस होता है। जैसे हाई यील्डिंग हो गया, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे क्या हो गया भाई, हाई यील्ड, है ना, हाई यील्ड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट हो गया। अब हाई यील्ड कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मिल्क प्रोडक्शन अगर है तो मिल्क ज़्यादा दे, अगर एग प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एग ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मीट प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए। इवन बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हनी का प्रोडक्ट है तो हनी ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हाई यील्ड कहने का मतलब ये हो गया। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? तो ग्रोथ रेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ रेट जब अच्छा होगा तभी तो एनिमल जो होगा उसका प्रोडक्ट अच्छा आएगा और बहुत तेज़ी से वो अपना प्रोडक्ट देना शुरू कर देगा, है ना। साथ ही साथ हमको क्या होना चाहिए कि जो वैरायटी हमारे पास आना चाहिए उसको हम इजी वे में हैंडल कर सके, मतलब केयर टेकिंग आसान हो, इजी हैंडल, है ना,
इजीली हैंडल होना चाहिए, क्योंकि जब इजीली हैंडल होगा ना तभी आप उससे प्रोडक्ट को आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल इसका लूँ तो हम लोग बी कीपिंग की अगर बात करते हैं तो बी कीपिंग में क्या होता है कि उसकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। अगर इंडियन बी को हम लोग देखते हैं और इटैलिक बी को देखते हैं तो इटैलिक बी को हैंडल करना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू इंडियन बी। तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा कूल एंड काम होती है, वो अटैकिंग नहीं करती, अटैकिंग मोड नहीं होता उसका। जबकि इंडियन वैरायटी का बी अगर आप लोगे तो उसको क्या होगा, वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है, तो हैंडल करना आसान नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा वैरायटी हम पैदा करें स्पेशली कुछ सेंस में जिसको हम इजी हैंडल कर सकें, है ना। और क्या होना चाहिए भाई, इसके अलावा डिजीज रेसिस्ट वैरायटी हमको मिलना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स को अगर डिजीज होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लेवल जो होगी वो घटेगी, उसका रिप्रोडक्टिव रेट भी हाई होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि हाई रिप्रोडक्टिव रेट, है ना। तो ये सब एडीसी मैं कर रहा हूँ, तो ये सब अलग अलग पर्पस है जिसकी वजह से एनिमल ब्रीडिंग किया जाता है। अब देखिए एनिमल ब्रीडिंग को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम टू डिफरेंट वेज है इसका, दो अलग अलग तरीका है। एक को बोलते हैं इन ब्रीडिंग और एक को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, है ना। टू तरीका है, टू वेज है, टू बेसिक वेज है जिससे हम एनिमल ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। देखिए ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपको। और एक होता है आउट ब्रीडिंग। देखिए ये दो टर्म होता है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। अब देखो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग फिर अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन ब्रीडिंग का। जनरली कहा जाता है कि मैटिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स विच आर अप टू 4 और 6 जनरेशन उसका सिमिलर होना चाहिए, है ना। तो सिंपल वे में अगर आप कहो तो मैटिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स बाय द सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर वैरायटी ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर। हम कह सकते हैं मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव by selection of superior variety of male and female of a particular breed, है ना। एक पर्टिकुलर ब्रीड के मेल और फीमेल का सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर मेल और फीमेल को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जब हम उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स है, कहने का मतलब उनका अप टू मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स का अप टू 4 to 6 जनरेशन तक है वो, तो क्लोज रिलेटिव्स होने चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इन ब्रीडिंग करवाते हो ना तो रेसेसिव जो कैरेक्टर होता है वो एलिमिनेट करता है, और डोमिनेंट कैरेक्टर जब आप सिलेक्शन करते हो तो क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर जब आप एक सुपीरियर कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे तो सुपीरियर कैरेक्टर को जब आप सिलेक्ट करोगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि धीरे धीरे रेसेसिव कैरेक्टर उसका एलिमिनेट होता चला जाएगा। और जब रेसेसिव कैरेक्टर एलिमिनेट होगा तो इससे क्या होगा कि उस ब्रीड का, उसके जो इंडिविजुअल्स आएंगे उनमें होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन, ये लिमिटेशन है, क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे काम करना शुरू करता है, दैट इज डिक्रीजिंग ऑफ द वॉइगर, फिटनेस उसका घट सकता है, फर्टिलिटी पावर घट सकता है, प्रोडक्टिविटी घट सकता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एक्चुअली, इसको हम लोग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है ना वो हम कह सकते हैं कि इन ब्रीडिंग का एक लिमिटेशन है ना। तो हम लोग समझ लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म बनता है। क्या है टर्म, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बोर्ड वगैरह में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पे शॉर्ट नोट्स आया है और पूछा भी जाता है। ओके, तो देखिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि ये क्या है, लिमिटेशन है,
इन ब्रीडिंग का लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाई कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स increasing of homozygosity take place, है ना। इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और जब होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इससे क्या होगा, डिक्रीज वाइगर होगा, फिटनेस घट सकता है, फर्टिलिटी पावर घट सकती है, प्रोडक्टिविटी रेट घटेगा। लिख देता हूं मैं, इट इन्फ्लुएंसेस डिक्रीज इन वाइगर, प्रोडक्टिविटी रेट, हम कह सकते हैं फर्टिलिटी पावर, फर्टिलिटी रेट कह सकते हैं, ETC, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फिर से एक बार समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूअस क्लोज रिलेटिव्स के बीच में इनब्रीडिंग करवाते हो तो इससे क्या होता है कि एलिमिनेशन ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर होता है। रेसेसिव एलील एलिमिनेट करता है बाय द मीन्स ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि जब आप रिलेटिव्स को क्लोज रिलेटिव को जब आप मैटिंग करवाओगे तो आप सुपीरियर वैरायटी को सिलेक्ट करते हो, और जब सुपीरियर वैरायटी को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, रेसेसिव कैरेक्टर एलिमिनेट करता चला जाएगा उसके जनरेशन ओवर जनरेशन, और रेसेसिव कैरेक्टर एलिमिनेट करेगा तो फाइनली आपको सुपीरियर वैरायटी मिलेगा। लेकिन जब आप उसको सेल्फ ब्रीडिंग बार बार करवा रहे हो ना, तो इससे क्या होगा कि होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है उसके अंदर, मतलब सिमिलर टाइप के एलिल्स जो होंगे ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं प्योर लाइन डेवलप शुरू हो जाता है वो। तो प्योर लाइन जब डेवलप करेगा ना, और उसके बीच में जब आप इंटर क्रॉसिंग करवाना शुरू करोगे तो इससे क्या होता है कि उसका फिटनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि जो रेसेसिव एलील है वो भी एक सपोर्टिव एलील होता है, कहीं ना कहीं उसका कुछ काम होता है। फर्टिलिटी पावर उसकी घट सकती है, प्रोडक्टिविटी रेट में कमी आ सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए ही हम लोग आउटब्रीडिंग करते हैं। कहीं ना कहीं आउटब्रीडिंग का पर्पस यही है कि टू ओवरकम ऑन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि जब आप 4 से 6 जनरेशन के अंदर ये काम करते हो उसके बाद क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई दूसरे वैरायटी से, दूसरे ब्रीड से उसका क्रॉस करवाना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग जो होगा डिप्रेशन वो टूट सकता है, उसकी कड़ी टूट जाएगी। ओके, तो ये मेथड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटब्रीडिंग। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक वही देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने जा रहा है वो होगा क्या, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग, देखिए आउटब्रीडिंग क्या चीज है। मैंने अभी पहले बताया आपको कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का ओवरकम है ये। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैटिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड और डिफरेंट ब्रीड, है ना। क्या करते हैं, मैटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स, है ना। ये काफी की पॉइंट है इसका कि हम लोग मैटिंग करते हैं अनरिलेटेड एनिमल्स का। अनरिलेटेड एनिमल्स मतलब वो सेम जनरेशन का नहीं है, वो 4 से 6 जनरेशन के बाद का है या पहले का है, उस टाइप का अनरिलेटेड एनिमल्स, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो वो वैरायटी हुआ, या तो वो एनिमल सेम ब्रीड का होना चाहिए या डिफरेंट ब्रीड का भी हो सकता है, सेम स्पेसीज का भी हो सकता है, डिफरेंट स्पेसीज का भी हो सकता है। तो ये सेम ब्रीड का भी हो सकता है, डिफरेंट ब्रीड का भी हो सकता है,
सेम स्पेसीज का हो सकता है, इवन डिफरेंट स्पेसीज का भी हो सकता है। मतलब आउट ब्रीडिंग में हम लोग ये सारे बैरियर को तोड़ देते हैं। सिंपल मतलब हम सेम ब्रीड भी ले सकते हैं जो अनरिलेटेड एनिमल्स का होना चाहिए, डिफरेंट ब्रीड भी ले सकते हैं, सेम स्पेसीज भी ले सकते हैं, डिफरेंट स्पेसीज भी ले सकते हैं, तो ये सब चलता है इसमें। अब इसको हम लोग मतलब आउट ब्रीडिंग को अगर हम लोग देखें तो हम 3 मेन कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं। 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ आउट ब्रीडिंग। जैसे क्या है, आउट क्रॉसिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, एक क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये 3 बेसिक मेथड इसमें यूज किया जाता है आउट ब्रीडिंग के अंदर। तो हम लोग एक एक करके अब देख रहे हैं कि व्हाट आर दीज वेरियस, ये जो अलग अलग मेथड है ना, इसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग, देखिए आउट क्रॉसिंग क्या होता है, इसमें अनरिलेटेड मेंबर ऑफ द सेम ब्रीड होता है which have no common ancestor up to 4 to 6 generation। हम कह सकते हैं क्रॉसिंग बिटवीन unrelated individual of same breed, है ना, सेम ब्रीड के अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं विच हैव नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। सेम ब्रीड विच हैव नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6th जनरेशन। दिस इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, है ना, कि अनरिलेटेड मेंबर होते हैं, इसमें एक दूसरे से रिलेटेड मेंबर नहीं होते, अनरिलेटेड मेंबर होते हैं ऑफ सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के अनरिलेटेड मेंबर होते हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर नहीं हो अप टू 4 to 6 जनरेशन तक। दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। इसी को आउट क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखिए क्रॉस ब्रीडिंग क्या चीज है, मैं यहां बता रहा हूं इसको। देखिए क्रॉस ब्रीडिंग, तो क्रॉस ब्रीडिंग को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कहेंगे भाई कि ये एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग, जैसे देखिए ये सेम ब्रीड, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सेम ब्रीड के एनिमल्स थे आउट क्रॉसिंग, जबकि क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स होंगे, है ना, जिसमें सुपीरियर वैरायटी के मेल और सुपीरियर वैरायटी के फीमेल को क्रॉस करते हैं हम लोग, और क्रॉस करने के बाद उसका हाइब्रिड ऑब्टेन करते हैं। हाइब्रिड ऑब्टेन करने के बाद फाइनली क्या करते हैं, उनको इन ब्रीडिंग करवाते हैं, और इन ब्रीडिंग करवाने के बाद फिर हमको जो सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट करके न्यू और डिजायर्ड ब्रीड ऑब्टेन करते हैं। कहने का मतलब क्या कि इसमें हम लोग डिफरेंट ब्रीड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट, ये पहली बात हो गई इसकी कि एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया कि सुपीरियर वैरायटी ऑफ मेल और सुपीरियर वैरायटी ऑफ फीमेल को क्रॉस करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, है ना, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को क्रॉस करवाएंगे। तो जब आप क्रॉस करवाइएगा तो क्या मिलेगा आपको हाइब्रिड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिल जाएगा। जब आप इसको क्रॉस करवाओगे तो आपको हाइब्रिड मिलेगा, और जब आपको हाइब्रिड मिला ना तो इस हाइब्रिड को आप इंटरब्रीड करवाइए, मतलब इस हाइब्रिड में आप इन ब्रीडिंग करवाओ। अब इसको क्या करवाओ, अब आप इसको इन ब्रीडिंग करवाओ, और जब आप इसको इन ब्रीडिंग करवाओगे
उसके बाद जो स्पेसीज मिलेगा, उसके बाद जो इंडिविजुअल्स मिलेंगे उसको आप सेलेक्ट करो। इन ब्रीडिंग के बाद क्या करोगे आप? सिलेक्शन करोगे। इन ब्रीडिंग के बाद क्या करना है आपको? सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन करना है किस हिसाब से? मतलब आप क्या चाहते हो, आप उस एनिमल में क्या चाहते हो, उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करो, है ना। तो सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको न्यू ब्रीड मिलेगा, डिजायर्ड ब्रीड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? डिजायर्ड ब्रीड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं यहां दे देता हूं। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम। क्या है? बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम। देखिए ये सुपीरियर वैरायटी का मेल और फीमेल है ना। सुपीरियर वैरायटी की फीमेल और मेल को जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हमको क्या मिला? एक अच्छी वैरायटी का ब्रीड मिला है सिप का, दैट इज कॉल्ड हिसार्डेल। क्या नाम है उसका? हिसार्डेल, है ना। तो ये क्या है? अ काइंड ऑफ आउट क्रॉसिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉसिंग कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का एक हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो बोला जाता है कि क्रॉसिंग बिटवीन द सुपीरियर ब्रीड ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग बिटवीन superior breed of different species, है ना। अलग अलग स्पेसीज के सुपीरियर ब्रीड को जब आप मेल और फीमेल ब्रीड को जब आप क्रॉस करवाते हो तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नाम से भी पता चल रहा है इंटर स्पेसिफिक, है ना। मतलब दो स्पेसीज के, डिफरेंट स्पेसीज के। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, जो कि इंट्रा स्पेसिफिक में ये दोनों था आपका, है ना, और ये है इंटर स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग डिफरेंट स्पेसीज के जो सुपीरियर ब्रीड्स होते हैं मेल और फीमेल, उनको हम लोग क्रॉस करवाते हैं। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज डंकी, मेल डंकी, और इसको हम क्रॉस करवाते हैं हॉर्स, फीमेल हॉर्स। मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई? म्यूल मिलता है। क्या मिलता है? म्यूल मिलता है। दिस म्यूल हैज सुपीरियर क्वालिटी टू दैट ऑफ डंकी एज वेल एज हॉर्स, है ना। ये हॉर्स और डंकी से कहीं ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है। मतलब इसके जो कैरेक्टर है वो सुपीरियर देन डंकी भी है और सुपीरियर देन हॉर्स भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये म्यूल जो होता है ना वो स्टेराइल होता है। मतलब आप एक नए म्यूल का प्रोडक्शन इससे नहीं कर सकते। एक म्यूल दूसरा म्यूल पैदा नहीं करता। तो ये क्या हो गया भाई? अ काइंड ऑफ लिमिटेशन हो गया इसका, कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का ये एक लिमिटेशन है कि क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट आता है, जो प्रोजेनी आता है, वो प्रोजेनी स्टेराइल हो सकता है। ये अलग बात है कि उसकी प्रॉपर्टी सुपीरियर देन मेल पार्ट एंड फीमेल होता है, लेकिन वो स्टेराइल होता है। तो जब भी आपको म्यूल पैदा करना है देन यू मस्ट परफॉर्म इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक नए वैरायटी का, एक इम्प्रूव्ड वैरायटी का, एक न्यू स्पेसीज को हम पैदा कर सकते हैं। हालांकि बायोलॉजिकली इसको हम लोग स्पेसीज नहीं कहेंगे। म्यूल इज नॉट अ बायोलॉजिकली स्पेसीज। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट
फॉलो द डेफिनेशन ऑफ अ स्पेसीज। स्पेसीज का डेफिनेशन क्या है कि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल होने चाहिए जो ब्रीड कर सके एक दूसरे से, विच एबल टू ब्रीड टुगेदर। बट म्यूल इस कैटेगरीज में फिट नहीं बैठता, तो हम लोग इसको स्पेसीज के टर्म में नहीं लेते, लेकिन ये इंडिविजुअल के टर्म में तो लिया ही जाएगा। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टर्म में तो लिया ही जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करने का मतलब कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है, जो हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, अपने कैटल के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कन्वेंशनल नहीं आर्टिफिशियल वे देते हैं, है ना। तो कंट्रोल ब्रीडिंग करने का मतलब कि अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ब्रीडिंग। हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, देखिए कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या, द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ब्रीडिंग, है ना। ये क्या है, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ब्रीडिंग है। ठीक, अब आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ब्रीडिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, इंसेमिनेशन कहने का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन का मतलब यही होता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, है ना। दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और जब ये आर्टिफिशियल मीन्स से हो, जब ये आर्टिफिशियली हो, तो इसी को बोलेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर डोज ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग सुटेबल पीरियड ऑफ ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट इनटू, यहां पे मैं आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन कर देता हूं, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट introduction of artificial introduction of male gamete, artificial introduction of a small dose of male gamete, a small dose of male gamete कर देता हूं मैं। artificial introduction of small, यस नहीं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। एक मैं कहूंगा artificial introduction of suitable dose of male gamete, अब ये सही है, into female genital tract, है ना, into female genital tract during suitable period of evolution, during suitable period of ovulation। ये जो suitable period of ovulation है ना, इसको हम लोग हीट पीरियड भी बोलते हैं, जनरल सेंस में इसको हीट पीरियड भी नाम दिया जाता है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुटेबल पीरियड ऑफ ओवुलेशन। ठीक, तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द सुटेबल डोज, क्योंकि थोड़ा बहुत डोज आप दोगे उससे काम नहीं चलता, एक प्रॉपर डोज होना चाहिए
तो सुटेबल डोज ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग सुटेबल पीरियड ऑफ ओवुलेशन, आर्टिफिशियली बाय द मीन्स ऑफ इंजेक्शंस वगैरह से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाय सुटेबल डिवाइस इवन। तो ये मेथड जो है ना इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एडवांटेज क्या है, तो ज़रा हम एडवांटेज देख लेते हैं यहीं पे। देखिए इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें आप ब्रीडिंग करवा सकते हो रिमोट एरिया में भी, ब्रीडिंग पॉसिबल टू रिमोट एरिया, है ना। आप रिमोट एरिया में भी ब्रीडिंग करवा सकते हो क्योंकि आप आसानी से कैरी कर सकते हो गैमेट को इन सुटेबल कंडीशन, है ना। जनरली लो टेम्परेचर पे उसको किया जाता है, कैरी करके आप दूर इलाकों में भी जाकर के इंसेमिनेशन कर सकते हो। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सिलेक्शन का चांस मिलता है। यू हैव टू सिलेक्ट डिजायर्ड वैरायटी। तो सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड ब्रीड, है ना, आप डिजायर्ड ब्रीड को सिलेक्ट कर सकते हो। आप जिसका इंसेमिनेशन करवाते हो, जिस वैरायटी के बुल का मतलब आप इंसेमिनेशन करवाना चाहते हो, वो सारे वैरायटी के जो सेमेन हैं वो उपलब्ध होते हैं स्टोर में। आपके मतलब नीड पे है, आपके डिमांड पे है कि आप उसका इंसेमिनेशन करवा सकते हो। ओके, मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन का चांस है। और क्या भाई, तो कन्वेंशनल मेथड है, ये नहीं कि बहुत लेंथी मेथड है। ये क्या है, कन्वेंशनल मेथड माना जाता है इसको, है ना, और काफी हाइजेनिक मेथड भी माना जाता है। और क्या है, हाइजेनिक मेथड है ना, मतलब ट्रांसफर ऑफ डिजीज वगैरह का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इसमें, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो हाइजेनिक मेथड होता है, हाइजेनिक मेथड है। ओके, और क्या है भाई, तो आप लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हो गैमेट को। प्रिजर्वेशन कैन बी डन फॉर लॉन्ग पीरियड। आप लंबे समय तक गैमेट को क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि जनरली लिक्विड नाइट्रोजन में इसको प्रिजर्व किया जाता है ना। तो लंबे समय तक आप प्रिजर्व कर सकते हो। इवन एक सिंगल बुल से आप नंबर ऑफ फीमेल ये इंडिविजुअल को, फीमेल काऊ को आप ये कर सकते हो, इंसेमिनेट कर सकते हो, है ना। अबाउट कहा जाता है 2,000 to 3,000 काऊ कैन बी इंसेमिनेटेड बाय दिस मेथड बाय द सेमेन ऑब्टेन्ड बाय सिंगल बुल। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक आता है, दैट इज कॉल्ड मोएट। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं, मोएट। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में ही हम लोग एक टर्म क्या देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड MOET। MOET, मोएट। देखिए मोएट क्या होता है, जनरली कहा जाता है कि मोएट मतलब मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड मोएट। मल्टीपल ओवुलेशन करवाते हैं। मल्टीपल ओवुलेशन कैसे करवाते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें भी शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मोएट पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चंस में, या 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। तो मोएट जो है वो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। इसमें करते क्या है, एक्चुअली में जो फीमेल होती है, जो फीमेल इसमें यूज़ करते हैं, एज काऊ हो, रैबिट हो, कोई और भी दूसरी वैरायटी का जो स्पेसीज है उसका फीमेल हम लोग ले सकते हैं। तो पहले हम लोग फीमेल जो इंडिविजुअल होती है, इस फीमेल इंडिविजुअल को हम लोग FSH से ट्रीट करते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है ना, क्योंकि सिंगल साइकिल में ये सिंगल एग पैदा कर सकती है, लेकिन जब आप फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से इसको इंट्रोड्यूस करोगे ना तो क्या होगा, ये सुपर ओवुलेशन में चली जाएगी। ये क्या हो जाएगा, सुपर ओवुलेशन शुरू हो जाएगा इसमें। और सुपर ओवुलेशन करने का मतलब क्या है, इट कैन प्रोड्यूस मोर देन 1 एग्स। तो जनरली सुपर ओवुलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, 6 to 8 एग्स आ गए आपके पास, ऑलमोस्ट 6 से 8 एग मिल गया आपको। अब इस 6 से 8 एग को हम लोग क्या करते हैं, तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा देते हैं। इसको हम लोग क्या करवा देते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा देते हैं इसको। जब हम इसको आर्टिफिशियली 6 to 8 एग को इंसेमिनेट करवा देंगे तो फर्टाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये फर्टाइल एग हो गया। अब जब फर्टाइल एग होगा तो ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और जब ये ग्रोथ कर जाएगा लगभग 8 to 32 सेल्ड स्टेज में, कितने स्टेज में, 8 to 32 सेल्ड स्टेज में जब ये पहुंच जाएगा तब इसको क्या कर दिया जाता है, इसको रिकवर कर लिया जाता है। और रिकवर करके इसको सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रिकवर कर लेते हैं और सरोगेट मदर में, मतलब दूसरे जो फीमेल्स होती हैं ना उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और फाइनली उसमें बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म बनता है कि मोएट है क्या। मोएट का फुल फॉर्म क्या हो गया, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करते क्या है इसमें हम लोग फीमेल को सेलेक्ट करते हैं, जिस वैरायटी का फीमेल आपको चाहिए। फीमेल को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, कि उस फीमेल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस फीमेल को हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर द मीन्स ऑफ सुपर ओवुलेशन। वो सुपर ओवुलेशन में चली जाती है। जैसे ही आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा सुपर ओवुलेशन होगा उसमें, है ना। सुपर ओवुलेशन करने का मतलब क्या होगा, दैट फीमेल कैन प्रोड्यूस मोर देन 1 एग एट अ टाइम। तो लगभग 6 से 8 एग आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, लगभग 6 से 8 एग प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उस 6 से 8 एग को आपको क्या करना है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देना है। जब आप आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करोगे तो फर्टाइल कर जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब एग फर्टाइल करेगा, जाइगोटिक स्टेज में आ गया, नाउ दैट जाइगोट एबल टू ग्रो। वो जाइगोट क्या होगा, ग्रोथ करना शुरू करेगा। जब ग्रोथ करेगा तो हर जाइगोट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जब आप उसको विजिट में रखिए कि जब वो 8 से 32 सेल का हो जाए तो इस 8 से 32 सेल वाले जाइगोट को हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरे मदर में, सरोगेट मदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं किराए की माँ, तो सरोगेट मदर के यूटेरस में हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इस स्टेज वाले जाइगोट को। और फाइनली उस सरोगेट मदर में जाकर के वो एज ए नेचुरल फेनोमेनन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ डिजायर्ड वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो ये भी क्या है, एक टाइप का कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली एनिमल ब्रीडिंग के लिए, है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए।